सो वेलकम टू GS टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर 40. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप में से कई लोग वीडियो देख के जा रहे हो बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, सो कमिंग बैक, so today's lecture will be concluding how the removal of Supreme Court judge, the process जो है पूरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड ऑल्सो विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द मतलब जज की जो सैलरी वगैरह होती है एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्या रहती हैं. कंडीशन ऑफ वर्किंग के अंदर हमारा मेन जो रहेगा, फॉर एग्जांपल आपके रिटायर्ड जज, ठीक है, एंड व्हेन CGI इज एब्सेंट, ठीक है, एंड व्हेन बेंच, सुप्रीम कोर्ट बेंच और कोरम इज़ नॉट फुल. ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, मेन जो फोकस रहेगा वो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज पे रहेगा कि वो क्या प्रोसेस है पूरा. ठीक है, तो लेट अस बिगिन. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, तो बेसिकली रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज से पहले जो टेन्योर रहता है, ठीक है, टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज वो क्या रहता है कि कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है. ठीक है, नो फिक्स्ड टेन्योर. ठीक है, मतलब और जो एज रहता है वो है शुड बी लेस देन 65 ईयर्स. ठीक है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो तब तक काम कर सकता है जब तक वो 65 साल की उम्र अचीव ना कर ले. ठीक है, उसका जो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है टिल 65 ईयर्स वो काम कर सकता है. देयर इज़ नो फिक्स टेन्योर. जैसे हमारा रहता है कि भाई 2-3 साल या 5 साल बाद चेंज होना ज़रूरी है या आपको बदलना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है. तो नो फिक्स टेन्योर, 65 ईयर्स ऑफ एज, प्लस जब तक वो खुद रिज़ाइन नहीं करता, रेजिग्नेशन बाय सुप्रीम कोर्ट जज. रेजिग्नेशन CGI को जाता है सुप्रीम कोर्ट जज का. ठीक है, और इफ सुप्रीम कोर्ट जज गेट्स रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, तो अब ये क्या रहता है, इस कंडीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट द्वारा निकाला जा सकता है या हटाया जा सकता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक जुडिशरी का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के किसी को भी हटा दोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न होना चाहिए, जिस ग्राउंड के बेसिस पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रहा है, दैट शुड बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑन ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव और इनकैपेसिटी. ठीक है, सिर्फ अगर ऐसे कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है जो कि वो उसका कंडक्ट इज़ नॉट अप टू द मार्क, किसी ने मतलब उसने किसी के संग मिसबिहेव करा, या फिर ही और शी इज़ नॉट इन द कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट बाय हिज और हर सर्विसेज, कैपेसिटी नहीं है, मतलब ही और शी इज़ नॉट मेंटली फिट, फिजिकली फिट, मतलब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. तो इन कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे प्रेसिडेंट उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं. ठीक है, बट ये इतना सिंपल नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बस बोला कि यहाँ हटा दो और हट गया. ठीक है, अब इसमें फंडा क्या रहता है कि जो रिमूवल है, लेट्स से अगर मिसबिहेव का कोई कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. अब लेट्स से कोई भी ऐसा केस आया सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे उन्होंने कुछ मिसबिहेव करा, तो जो सबसे पहला रेजोल्यूशन है रिमूवल का वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपके पार्लियामेंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, तो रेजोल्यूशन to remove Supreme Court judge begins first at लोक सभा और राज्यसभा. ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हाउस, एनी हाउस कैन ब्रिंग द रेजोल्यूशन. ठीक है, किसी भी हाउस पे आपका वो रेजोल्यूशन आके आ सकता है. ठीक है, कि भाई या तो लोकसभा से स्टार्ट कर लो या राज्यसभा से स्टार्ट कर लो. ठीक है, अब
इसके कंडीशंस क्या हैं वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक चीज़ और समझ लो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पार्लियामेंट के सजेशंस के बेसिस पर ही, पार्लियामेंट सजेशन, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, तो जो हायरार्की है वो इस हिसाब से फ्लो होती है। पार्लियामेंट का सजेशन आएगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर इवेंचुअली उनको जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्लियामेंट का सजेशन है ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जब आपके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन आता है कि भाई XYZ सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। ठीक है, तो इस ग्राउंड के बेसिस पे आपका जो आर्टिकल है दैट इज योर 124। सो लिख लो इसको, आर्टिकल 124 इज रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज by the president after the resolution is passed in both the houses of the parliament with special majority. ठीक है, on the ground of misbehave or incapacity. ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको पार्लियामेंट में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी आपको पता है टोटल मेंबरशिप का आपको 2/3 से ज़्यादा का जो सपोर्ट है वो होना चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब पार्लियामेंट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजॉरिटी पे अप्रूवल मिलता है तो ही पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है एंड देन प्रेसिडेंट कैन सिंपली रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस आर्टिकल 124 का पार्ट है। ठीक है, अब देखो लोकसभा और राज्यसभा से जो रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा वो उसमें आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ MPs का सपोर्ट चाहिए होगा टू गेट दैट रेजोल्यूशन इवन कंसिडर्ड फॉर एक्सेप्टेंस बाय द लोकसभा, मतलब या तो चेयरमैन, ठीक है, या फिर आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो फंडा क्या रहता है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के अंदर आपके पास कम से कम 100 MPs होने चाहिए और राज्यसभा के अंदर 50। ठीक है, इनका अप्रूवल जाएगा आपके लोकसभा के स्पीकर के पास और राज्यसभा का जाएगा चेयरमैन के पास। ठीक है, तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि इसको लिख लो, मिनिमम 50 सपोर्ट फ्रॉम राज्यसभा एंड 100 सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा फॉर द रिमूवल इज नीडेड in the process of removal of Supreme Court judge by the Parliament। ठीक है, अब ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना कि आर्टिकल 124 के अंदर ये वाली कंडीशंस मेंशन नहीं है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 124 इट इज़ नॉट मेंशन दैट द मिनिमम 50 सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा एंड 50 सपोर्ट फ्रॉम द राज्यसभा एंड 100 सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा इज़ नीडेड। बट ये मतलब 124 के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है। बट ये वाला जो प्रोविज़न है आपका, ये आपका आप आगे जाके पढ़ोगे पार्लियामेंट के लॉ से निकल के आता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का नहीं है, 124 के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है कि 50 और 100 MPs का सपोर्ट चाहिए होगा फ्रॉम राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, अब जब इनका ये जैसे लोकसभा और राज्यसभा से आपका 100 और 50 के संग रेजोल्यूशन आ गया टूवर्ड्स योर चेयरमैन, सॉरी यहाँ स्पीकर आएगा आपका, लोकसभा स्पीकर, चेयरमैन। ठीक है, तो फिर जब ये रेजोल्यूशन आ जाता है इनके पास तब ये दोनों इस चीज़ को दे इनिशिएट द प्रोसेस वंस रेजोल्यूशन इज बैक्ड by
MPs, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब राज्यसभा के अंदर 50 MPs ने बैक करा और लोकसभा ने 100 MPs के मतलब लोकसभा से 100 MPs ने बैक करा, देन एंड देन ओनली द स्पीकर और द चेयरमैन वो अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि अगर इनका सपोर्ट आ भी गया 100 MPs फ्रॉम लोकसभा, तो भी इट्स नॉट बाउंड ऑन द स्पीकर टू एक्सेप्ट दैट रेजोल्यूशन। तो ये चीज़ थोड़ी पॉलिटिकल हो जाती है फिर, ठीक है। इसको लिख लो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल once the resolution is backed by 50/100 MPs, but the acceptance of removal is not binding on the chairman/speaker, ठीक है। अगर ये रेजोल्यूशन सपोर्ट में आ भी गया तो इट इज़ नॉट कंपल्सरीली बाइंडिंग ऑन द स्पीकर और चेयरमैन टू एक्सेप्ट दैट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, द रेजोल्यूशन is not binding on chairman/speaker of राज्यसभा/लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अंडर आर्टिकल 124 प्रोविजन पार्ट 5 124(5) पार्लियामेंट इज empowered to provide for the procedure regarding the introduction of resolution asking for the removal of Supreme Court judge and regarding the investigation of the charges in the case, full stop. Using this power, Parliament passed Judges Inquiry Act, ठीक है, Judges Inquiry Act 1968, which says that the resolution asking for the removal of judges of Supreme Court and High Court can be introduced in either houses of the Parliament, ठीक है। ये हमने जो अभी तो पूरा डिस्कस करा है ये हम सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बट द सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर द हाई कोर्ट जज ऑल्सो, ठीक है। तो जो मैंने इधर अभी मेंशन करा है कि अंडर आर्टिकल 124 इट इज़ नॉट मेंशन कि भाई आपका लोकसभा और राज्यसभा से पूरा अप्रूवल आना चाहिए, बट ये जो पूरा प्रोसेस है इस्टेब्लिश करा गया है, दिस इज़ अंडर योर जजेस इंक्वायरी एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने पास करा था, और उसी के बेसिस पे जो रेजोल्यूशन निकलेगा लोकसभा से या राज्यसभा से उसमें आपके 100 MPs का सपोर्ट होना चाहिए इन लोकसभा एंड 50 MPs का सपोर्ट होना चाहिए इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये आपका वो आगे रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो सकता है बाय द चेयरमैन और बाय द स्पीकर, ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई रेजोल्यूशन इज़ नॉट बाइंडिंग, ठीक है, बट इफ़ रेजोल्यूशन is accepted by chairman/speaker, तो जैसे अगर वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करते हैं, they need to form a committee, ठीक है, for the inquiry, ठीक है। तो जज के अगेंस्ट पहले रेजोल्यूशन आया, 50 MPs फ्रॉम लोकसभा एंड 50 MPs फ्रॉम द राज्यसभा एंड 100 MPs फ्रॉम द लोकसभा ने अपना अप्रूवल के साथ रेजोल्यूशन दिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने वो एक्सेप्ट करा। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है देन इमीडिएटली दे विल फॉर्म अ कमिटी जो कि जो चार्जेस लगे हैं जज के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ जो ये कमेटी बन रही है दिस इज़ अ 3-member कमेटी, ठीक है। और जो उसके मेंबर्स होते हैं वो आपका नंबर 1 या तो CJI हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज सिटिंग, ठीक है, मतलब जो अभी भी जज हैं। सेकंड रहते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिटिंग, ठीक है, ऐसे नहीं कि रिटायर्ड बंदे को लाके बिठा दिया। एंड थर्ड इज एनी एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, ऑफ लॉ, ठीक है, जिसको लॉ की अच्छी खासी जानकारी हो। इन 3 मेंबर्स के साथ आपकी एक कमेटी बनती है जो कि बनाई जाती है बाय द स्पीकर और बाय द चेयरमैन, ठीक है। एंड वंस दैट कमेटी इज फॉर्म दिस कमेटी विल इन्वेस्टिगेट वेदर द चार्जेस और द रीजंस अगेंस्ट विच द resolution has been put forward is true or not, ठीक है। लिख लो इसको,
After the forming of the committee shall hear the judge concerned and then submit their report to the presiding officer of the house, after which the voting takes place in the house with special majority. Then the motion of the removal shall be voted in the next house, which if passed by the special majority will be moved to the president, and then president can eventually remove the सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखी, रिपोर्ट के बेसिस पे वोटिंग हुई, वोटिंग के बेसिस पे अगर दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गई चीज़. ठीक है, तो अभी तक क्या सीन था देखो, फ्लो में दोबारा बता देता हूँ. यहाँ पे आपके एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, ठीक है, ये 100 थे, ये 50 थे, यहाँ से निकला, ये ईदर हाउस वाला चल रहा है. ठीक है, और मैं तो यहाँ से किसी ने भी अप्रूव करके आगे दे दिया. यहाँ पे आपका स्पीकर था, उसने एक्सेप्ट करा. यहाँ पे चेयरमैन था, उसने एक्सेप्ट करा. तो कमेटी बनी, कमेटी ने लेट्स से अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई जो चार्जेस लगे हैं, अप्रूव्स द चार्जेस. ठीक है, इसके बाद लोकसभा स्पेशल मेजॉरिटी वोटिंग. ठीक है, एंड राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी वोटिंग. ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें पास होती हैं देन प्रेसिडेंट विल रिमूव द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज. ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया. ठीक है, आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट आपको इजीली समझ में आया होगा. ठीक है, ये कमेटी है, यहाँ से ये आ गया, फिर यहाँ से ये. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर. एंटायर प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो फर्स्ट इज योर पॉलिटिकल एंड सेकंड इज योर जुडिशियल. ठीक है, पॉलिटिकल कैसे है कि जो चेयरमैन है, जब वो 100 MP लोकसभा से और 50 MP फ्रॉम राज्यसभा से ये चीज़ अपने रेजोल्यूशन में पुट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो चेयरमैन और स्पीकर के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल जो सांस जो गठबंधन रहता है उसके बेसिस पे है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो ब्रिंगिंग द रेजोल्यूशन इज द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द चेयरमैन एंड इवन अप्रूविंग इट और एक्सेप्टिंग इट. एट द सेम टाइम जुडिशियल इस हिसाब से है कि जो कमेटी बनी, ठीक है, वो आपकी जुडिशियल कमेटी थी, बिकॉज यू हैव द हाई कोर्ट लॉयर, यू हैव द नॉट द लॉयर बट यू हैव द हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज एंड एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ जूरिस्ट. तो वो आपका पूरा जुडिशियल वे में आपको पूरा डील करता है, देखता है कि भाई जो फ्रेम हुए चार्जेस या जो जिस रीज़न के बेसिस पे उसके रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ है वो वैलिड है कि नहीं. ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस था, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट जज सैलरी प्लस कंडीशन ऑफ वर्किंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आपका जो सैलरी निकलती है, दैट इज़ योर सैलरी of Supreme Court High Court judge is determined by Parliament. ठीक है, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही हर बारी, जैसे 2018 में आखिरी बार बढ़ी थी, इवन जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो जो लास्ट सैलरी ड्रॉ कर रहे थे व्हेन दे वर जज, उसका 50% के बेसिस पे उनको पेंशन मिलता है. सो ऑल ऑफ दिस वाज फर्स्टली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, और उसके बाद जो चार्जेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड या उसमें से निकल के आते हैं. ठीक है, उतना ही पेमेंट होता है एज अ मंथली सैलरी टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, द सैलरी एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी के रीज़न के बेसिस पे is the only reason
when salary of Supreme Court, High Court judges can be changed. ठीक है. अब इसमें ये जो सैलरी वाला पार्ट है दैट कम्स अंडर योर सैलरी ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. सेकेंड शेड्यूल के अंदर आपकी जो सैलरी वाला पर्सपेक्टिव है वो पूरा मेंशन्ड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखो, वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्किंग के बेसिस पे लिख लेना. इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ CGI, एब्सेंस ऑफ CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ CGI और इफ ही इज़ नॉट वेल, ठीक है, देन द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट एनी सुप्रीम कोर्ट जज एज एन एक्टिंग CGI अंटिल द CGI कम्स बैक. ठीक है. तो इन एब्सेंस ऑफ CGI प्रेसिडेंट can make any Supreme Court judge as a acting CGI until CGI comes back. ठीक है. लेट्स से बीमार हो गए हैं या लंबे ट्रीटमेंट पे चले गए हैं तो उस बेसिस पे प्रेसिडेंट कैन मेक एनी सुप्रीम कोर्ट जज एज एन एक्टिंग CGI जब तक जो ओरिजिनल CGI है वो वापस ना आ जाते हैं. ठीक है. इसमें एक और चीज़ लिखो, जो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की, यूजुअली कोरम भी कहते हैं उसको, वो ना आइडियली 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस की होती है. ठीक है. अब होता क्या है कि कई बारी कुछ ज़्यादा केसेस के बेसिस पे अगर कोई कोरम फुलफिल नहीं हो रहा है या फिर बेंच आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो उस बेसिस पे क्या कहता है, जो CGI हैं वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बेसिस पे कैन आस्क एनी सिटिंग हाई कोर्ट जज, ठीक है, टू कम एंड एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट जज सो दैट द quorum ऑफ द बेंच कैन बी फुलफिल्ड. ठीक है. बट हाँ, CGI उसी हाई कोर्ट के जज को लेके आ सकते हैं जो कि क्वालिफाई हो चुके हैं टू बिकम एन सुप्रीम कोर्ट जज इवन दो ही स्टिल अ हाई कोर्ट जज, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है तो येस, CGI with the approval of president can ask the high court judge who has become eligible to be a supreme court judge to be a supreme court judge and eventually ask him to come and be a part of the quorum or be a part of a supreme court bench. ठीक है. लिख लो इसको. if the quorum of supreme court judges is not there to hold its session, then the CGI with the consent of the president can ask a sitting high court judge who is otherwise qualified to be the Supreme Court judge to take part in the proceeding of Supreme Court as ad hoc judge. ठीक है. ad hoc judge of Supreme Court. ठीक है. Full stop. This is the case where any Supreme Court bench is shortfall of any judge. ठीक है. तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे ad hoc judge का. एड हॉक जज का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आपकी बेंच या कोरम फुलफिल नहीं हो पा रही विद ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजेस, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन आस्क एनी सिटिंग हाई कोर्ट जज जिनके पास ये एलिजिबिलिटी हो चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, तो CGI हमारे उन हाई कोर्ट के जज को बोलेंगे कि बॉस आप आ जाओ एंड एक्ट एज एन एड हॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट बेंच सो दैट द कोरम कैन बी फुलफिल्ड. ठीक है. अब इसी में एक रिटायर्ड जो रहते हैं हमारे रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है. रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन पार्टिसिपेट इन द सिटिंग बट ही कैन नेवर बी कॉल्ड अ जज वंस हिज रिटायरमेंट इज देयर, वंस ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज. ठीक है. बस बेसिकली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को भी कोरम या बेंच का पार्ट बना सकते हैं क्योंकि कई ऐसे होती हैं कि हमारी एक होता है ना, कभी कुछ इन्वेस्टिगेट कराना है तो एक कमेटी बना देते हैं जिसको हेड एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैंडल करते हैं, तो उस केस के अंदर भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को कोरम का पार्ट बनाया जा सकता है, बट दैट पर्सन कैन नेवर बी कॉल्ड अ जज बिकॉज एक बार वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने तो उनकी सर्विसेज वहीं ख़त्म हो जाती है. ठीक है.
ऑल्सो एक और पॉइंट लिख लो इसके अंदर, अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस एज अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्लीड बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी विद इन इंडिया। ठीक है, एनी सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्लीड बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी विद इन इंडिया। ठीक है, किसी भी कोर्ट के अंदर वो जाके अपना प्लीड नहीं कर सकते, तो वो चीज़ वेरी वेल अवेयर है। ठीक है, और ये रिटायर, क्योंकि हु हैज़ हेल्ड मतलब रिटायर्ड वाले जो रहते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, रिटायर्ड ऑल्सो। ठीक है, मतलब रिटायर्ड ऑल्सो, रिटायर्ड के लिए ही है कंडीशन। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे आज के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। सो टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, then regional benches, ठीक है, then the concept of court of record। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड देन इवेंचुअली विल ऑल्सो स्टार्ट विथ द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, so I hope you found this video informative. This is all for today. Please like, share and subscribe. I keep studying, keep working hard, and I'll see you in the next one. Bye bye.